छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, आज सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का अंतिम जो है वीडियो है। टुडे इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। कानपुर में बहुत घनघोर वर्षा हो रही है और इसी तरह से सेल बायोलॉजी और सेल साइकिल का भी जो है आपके सामने आज अंतिम बरसात है। और हमने आपको बताया था कि जितने भी टेक्निकल टर्म हैं सेल साइकिल के, आपके फेसेस होती हैं, उनको आपको याद रखना है। आपका G1, फिर S, फिर G2 और फिर आपका M में भी ध्यान रखना है आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। ठीक, साइटोकाइनेसिस में भी दो तरह की हो जाती है। सेल कंस्ट्रक्शन होता है एनिमल सेल में और सेल प्लेट बनती है आपके प्लांट्स में। ठीक है। सेल डिवीजन की जब आप बात करते हो तो माइटोसिस की सारी स्टेजें आप ध्यान में रखोगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, टेलोफेज। ठीक, लेकिन जब आप मियोसिस में आते हो दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा जटिल है। उसको आपको जो है प्रोफेज की जो है आपको 1 और प्रोफेज 2। तो प्रोफेज 1 जो है वो आपकी लेप्टोटीन 5 स्टेज हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, उनके अंदर भी क्या क्या मोर इम्पोर्टेंट वो सारे हमने आपको बता दिए हैं। अच्छा व्यक्ति, अच्छा स्टूडेंट ध्यान मगन करता है तो उसका जो है कंसंट्रेशन जो है बहुत हाई होता है और फिर इमेजिनेशन के पावर उसके पास जब होती है तो फिर आप जानते हो रीजनिंग पावर आ जाती है और फिर चाहे जैसा स्टेटमेंट हो आप उसका उत्तर ढूंढ लेंगे। ठीक है छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, लिखा हुआ अपने बाप का नो रट्टाफिकेशन, किसी भी तरह से अपने स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और आज हम आपको लेके आ रहे हैं इस सेल साइकिल और सेल डिवीजन के आखिरी वाले वीडियो में, जिसमें आप 2024 और 2025 के सवाल हैं। हर साल कम से कम इस चैप्टर से 4 या 5 सवाल पूछे ही जाते हैं और कोई गाइड, कोई क्वेश्चन बैंक रटने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह से पढ़िए, NCERT एंड माई बुक फोकस बायोलॉजी से आप रिवाइज करिए। पहले NCERT, फिर फोकस बायोलॉजी, फिर देखिए आपकी कितनी पावर आती है। तो चलिए हम आपको ले करके चलते हैं आपको 2024 के सेल डिवीजन सेल साइकिल क्वेश्चन। लेट अस सी नाउ। देखिए 2024 में स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा क्या है। स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का मतलब है स्पिंडल एपरेटस जो होता है जो क्रोमोसोम को मिडिल प्लेट से अपोजिट पोल की ओर ले जाता है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर होते हैं जो कि क्रोमोसोम का मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द इक्वेटर टू द अपोजिट पोल, यानी मध्य पटलिका से विपरीत ध्रुवों पर क्रोमोसोम का मूवमेंट नहीं हो सकता जब तक कि हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर ना हो। तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू, और ये भी हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम, ये देखिए 2 क्रोमेटिड होते हैं और सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं और सेंट्रोमियर के दोनों और 2 काइनेटोकोर होते हैं। तो फाइबर जब भी स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा तो वो आपका काइनेटोकोर से जुड़ेगा, न कि आपका सेंट्रोमियर से जुड़ेगा। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चन। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग कब। अब आप सोचिए, मेटाफेज मैंने आंसर पहले लिख दिया है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा क्योंकि वो डायग्राम ही आपको देखते ही आपको इस तरह से नजर आ जाएगा। दीज आर द क्रोमोसोम एंड दिस इस तरह से आपका ये आपका स्पिंडल एपरेटस बन जाता है। ठीक है, ये इक्वेटस है। तो मेटाफेज में आपका जो है स्पिंडल फाइबर जो होते हैं दे आर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक, प्रोफेज में क्या जुड़ सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसमें तो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम होते थे। एनाफेज में तो ऑलरेडी अटैच होंगे, वो ऊपर लेके जाएंगे। टीलोफेज का मतलब ये अलग हो चुके, डॉटर न्यूक्लियर बन चुका है। तो इसलिए आपका ये आंसर गलत, एनाफेज गलत और प्रोफेज गलत। लैंग्वेज क्या करता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर कब जुड़ते हैं क्रोमोसोम के साथ, कब, मेटाफेज में। ओके, तो ये आपका सवाल आपका क्लियर हो गया विदाउट एनी डाउट। ओके, कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। 2024 का दूसरा सवाल देखिए, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मेनी टाइम, टेक आउट द टेक्निकल टर्म ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर, हमेशा लिख करके रखिए और उनके ऊपर सरसरी निगाह मारते रहिए, फिर आपका दिमाग बहुत ही शार्प हो जाएगा। आइए देखिए, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन क्या है। आपको अच्छी तरह से पता है सीक्वेंस को चेंज नहीं करना है। G1 के पास S फेज, S के पास G2 और G2 के पास M। ऐसे प्रोफेज हो, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज कोई भी हो तो आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। ये स्टेज हैं, सेल साइकिल पहले, फिर सेल डिवीजन, फिर आपका कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस।
आइए जरा देखिए, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन आपके सामने क्वेश्चन है। ऑल द स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं, ए G2 फेज साइटोकाइनेसिस, एस फेज कैरियोकाइनेसिस और गैप 1। जैसे ही ये स्टेटमेंट आपके ABCD आ रहे हैं, अब आपको सीक्वेंस का पता लगाना है। तो उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, 1 2 3 4। अब लेट अस सी, ठीक, आपको पता है कि सेल साइकिल को जब आप चलाते हो तो आपके सामने साफ साफ ये आया और ये आया और ये आया, ठीक। ये M फेस है, ये आपका G1 फेस है, ठीक, ये S फेस है और इसके साथ साथ ही ये आपका G2 फेस है। तो आप ऐसे चलोगे, ये देख रहे हैं इस तरह से, ठीक। तो आपके सामने आ रहा है। कभी भी गलती नहीं करनी है आपको, इसमें हमें मैचिंग तो कर नहीं सकते। आप पहले आप सोचिए तो सबसे पहले कौन सा आएगा, तो आपको पता है ये आपका नंबर 1 है, आपका क्या है, गैप फर्स्ट, ये पहले आएगा, ठीक है। जब गैप फर्स्ट आ जाएगा तो निश्चित उसके बाद आप क्या करवाना चाहते हो, आप DNA का रेप्लिकेशन कराना चाहते हो। तो गैप 1 में जो है आपकी प्रिपरेशन हो रही है किसके लिए, कैरियोकाइनेसिस के लिए। और कैरियोकाइनेसिस करना क्या, आपको DNA का डुप्लीकेशन करना है, रेप्लिकेशन करना है, और वो कब होगा आपका S फेस में। तो आप खुद सोचिए कि पहली स्टेज आपकी क्या, E गैप फेस आ गया, फिर आपका दूसरा क्या आ जाएगा, आपका S फेस आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। तो C भी गया और E भी गया, तो E और फिर C डायरेक्शन आ गया। जब आपने यहाँ पर पहले वाले में गैप फर्स्ट कर लिया और फिर आपने S फेस कर लिया, तो ये आपका G1 होगा, ये आपका S फेस हो गया। इसके बाद आपको क्या आएगा, आपका G2 फेस आएगा। तो ये आपका G2 आ गया, कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। G2 आ गया। G2 गैप 2 के बाद आपको क्या करना है, आप खुद ही सोचिए क्या करना है आपको, कि कैरियोकाइनेसिस, ठीक। तो आपको सामने आ गया D आ गया, तो ये आपका कैरियो आ गया। इसके बाद जब आपने कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर ली, तो अब आपको क्या करना है, साइटोप्लाज्म करना है, उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो सीक्वेंस जो आपका जो है ECADB, और दूसरे पर टिक नहीं लगाना है, ओके। इस तरह से आपका दूसरा सवाल भी आपका हल हो जाता है, ओके। स्टेजेस को ध्यान में रखना है, ठीक। आइए तीसरे सवाल से आपका परिचय करवाते हैं। स्टेटमेंट है, अगर आपने बेसिक अच्छी तरह से स्टेटमेंट NCERT के नहीं पढ़े हैं, ऐसे सवाल आप नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू टेक द डिसीजन वट एवर द स्टेटमेंट इज गिवन, वेदर करेक्ट और इनकरेक्ट। दिया हुआ कथन, ठीक, वो सही है या गलत है, वो वही करेगा जिसने उसको टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करके पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ अपने बाप का। देखिए, क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग, जब आपको पता है सेल साइकिल में सारी फेजेस हो चुकी होती हैं, तो फेज में सबसे पहली बार थ्रेड लाइक क्रोमोसोम जो है वो पतले पतले दिखाई देते हैं। इसीलिए इस स्टेज का नाम ही रखा गया लेप्टोटीन, यानी थिन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, कोई दिक्कत। स्टेटमेंट 2 देखिए, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन। मैंने मित्रवर्ग पहले भी कई बार छात्रों मित्र विद्यार्थी कहा है कि प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोसिस लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइगोटीन। जरा देखिए, लेप्टोटीन में थ्रेड लाइक हो जाता है और जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर होती है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। और पैकिटीन में आपका क्रॉसिंग ओवर होती है, काइमेटा होते हैं, ठीक। और डिप्लोटीन में जब आप करते हो तो वो आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है, वो अलग अलग घटना शुरू हो जाता है। और डाइकाइनेसिस में जो है सारे अलग अलग हो जाते हैं। साफ साफ सी बात है। आइए इसमें क्या कह रहा है, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज, कैसे पहचाना, उसका एक ही पढ़ाई है, बाई द डिसोल्यूशन ऑफ, यानी जो आपका ऐसे करके बना होता है क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग हटना शुरू हो जाता है तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इससे इसका मतलब है कि हमारा स्टेटमेंट पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, बोथ स्टेटमेंट ट्रू। उस पर आपको ऑप्शन पर निशान लगाना है, ठीक। इसलिए मैंने आपको लिख दिया बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 2024 का आखिरी सवाल देखिए, चौथा सवाल है। कहाँ से कैसे सवाल उठाते हैं जरा देखिए। मैथ्स जब भी आ जाता है तो सर बी सीरियस, सावधान हो जाइए। लिस्ट में कौन से टर्म दिए हुए हैं, आइए मैंने कितनी बार आपका टेक्निकल टर्म टेक आउट एंड जस्ट गो थ्रू। डाइकाइनेसिस, पैकिटीन और जाइगोटीन और लेप्टोटीन।
आपको डिसीजन लेना है कि ये स्टेजें कहती क्या हैं। तो अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं तो आप यूँ ऊपर नीचे करते रहेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बनाया आपको कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, मोटा मोटा है थ्रेड लाइक ओके, होमोलॉग पेयरिंग जाइगोटीन, पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और डिप्लोटीन आपका जो है उसमें क्या है, स्टेमप्रोटीन क्रोमोसोम अलग अलग होता है, डाइकाइनेसिस अलग अलग होता है। अब जरा देखिए क्या कहता है, ए बी सी डी, डाइकाइनेसिस साफ साफ बात है, ठीक। पैकेटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, क्या कह रहा है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन काइनेमेटा। काइनेमेटा जो आपने दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर वाली जगह है जहां रिकम्बिनेज एंजाइम होता है, एक्सचेंज होती है बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में, वो जो नोड्यूल गांठ होती है वो आप कह रहे हैं डाइकाइनेसिस, कंप्लीशन हो जाता है टर्मिनलाइजेशन का, वो कंप्लीट हो जाती है अलग अलग होकर, ठीक। पैकेटीन जरा देखिए, हमने आपको कितनी बार बताया इसमें क्या है, अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल। हम बिना रिकम्बिनेशन नोड्यूल के क्रॉसिंग ओवर नहीं कर सकते हैं। पैकेटीन की कुछ बातें याद रखिए, टेट्रावैलेंट होता है और नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनती हैं और वहाँ पर रिकम्बिनेज एंजाइम होता है जिसके कारण नॉन सिस्टर क्रोमोसोम के बीच में जीन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम पैटर्नल टू मैटरनल एंड फ्रॉम मैटरनल टू पैटर्नल। तो वो आपका ये आपका डाइकाइनेसिस गया वो आपका कह रहा है 2। और पैकेटीन आपका क्या कह रहा है, देखिए अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन, तो ये आपका, तो ये वाला भी आपका गया और ये वाला भी आपका गया। आइए जाइगोटीन, मित्रवर्ग कितनी बार का क्या होती है जाइगोटीन का मतलब सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बनेगा, यानी आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो प्रोटीन के द्वारा पैरेलली जो है एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे आप कहते हैं सिनेप्टोन्यूमल कॉम्प्लेक्स, बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम पैरेलल टुगेदर। तो आपका ये भी गया। लेप्टोटीन मैंने आपको कितनी बार कहा है कि बिगिनिंग स्टेज प्रोफेज की जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या है, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड। इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन जो है देखिए, ए का क्या है 2 और बी का क्या है 4। आपने देखा ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। ये देखिए, एनी प्रॉब्लम? इस तरह से बड़े डंके की चोट पे आप सवाल अच्छी तरह कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। छात्रों और मित्रों, विद्यार्थियों, 2024 के बाद 2025 में केवल एक सवाल पूछा गया है। देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस इज। मैंने मित्रवर्ग पहले बताया कि स्टेटमेंट को पढ़ते ही आपके जीन्स में जो है एक्साइटेशन होगा और पर्टिकुलर स्पॉट पर आपको मेमोरी प्रोटीन की स्ट्राइक करेगी। ये बात कहाँ की है? द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस इज। क्या है इसका मेन फंक्शन? का आपको मैंने बताया था, क्रोमोसोम का मूवमेंट मिडिल प्लेट से इक्वेटोरियल पोल से अपोजिट पोल की ओर क्रोमोसोम का जाना बहुत जरूरी होता है। क्यों? कैरी करे तभी पूरी आपकी होगी। तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस इज टू सेपरेट द क्रोमोसोम। अलग अलग जो आप पेयरिंग होती है उनको आप अलग कर दें, डबल हो जाते हैं माइटोसिस में, दुगने आते हैं, 4 कंटेंट हो जाता है और उनको आपको अलग अलग करना होता है। यही आपका मेन फंक्शन है किसका? स्पिंडल फाइबर का, टू सेपरेट द क्रोमोसोम टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब बाकी ऑप्शन देखिए, क्या स्पिंडल फाइबर टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए बना सकता है? गलत, क्योंकि डीएनए आपका क्या बनता है? एस फेज बनता है। टू रिपेयर डैमेज, डीएनए की रिपेयरिंग कभी नहीं कर सकते। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, ये भी कभी नहीं कर सकते। इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टू सेपरेट क्रोमोसोम इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। ओके, कोई आपको तकलीफ, कोई आपको कष्ट हुआ हो तो आप मुझे जरूर बताइए। मैंने अपनी पूरी लाइफ स्टडी के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए समर्पित की है, बॉटनी के लिए। आइए चलते देखें। छात्रों और मित्रों और विद्यार्थियों, ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। हर स्टूडेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाता है, छात्र बन सकता है, स्टूडेंट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपका फर्स्ट लेवल हो गया, ठीक। अगर वो छात्र बन भी गया तो सबसे पहले क्लास में जब जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं तो दोस्ती होती है, किसी न किसी के साथ सेटिंग होती है साइकोलॉजिकली, तो वो मित्र भी बनता है। लेकिन तीसरी स्टेज जो है
ये सबसे कठिन है। अर्थात विद्या की अर्थी ढोने वाला ऐसा विद्यार्थी जो रात को बैठ करके अपने भविष्य की नींव को रचेगा, वो विद्यार्थी है। नो स्टडी आप विद्यार्थी नहीं हो सकते। कभी भी याद रखें, स्टूडेंट लाइफ में अगर आपने स्टडी की है तो आपको कॉलेज, आपको टीचर, प्रोफेसर सब बहुत याद आएंगे। नो हरामखोरी, ठीक, एट ऑल, बी सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। तो ये 3 वर्ड हो गए। लिखा हुआ अपने बाप कभी भी धोखा मत खाइए। आंखें धोखा देंगी, कान धोखा देंगे, लिखा हुआ धोखा नहीं। कोई बनिया बिना बही खाता के बिजनेस नहीं कर सकता। कोई इनकम टैक्स बिना लिखा पढ़ी के नहीं हो सकता। इसलिए भाई साहब, लिखा हुआ अपने बाप का। नो रट्टाफिकेशन, रटना नहीं है, कतई जो है उसको समझना है। खुद जोर लगाइए, फिर अपने सर से पूछिए कि इसका क्या कारण है तब। और ये हमने आपको लिख के देखा है कि मेरे जीवन के 3 चीज़ें बहुत, एक देखिए, पहला हमारा डी, ठीक है, पहला हमारा D4 डायग्राम, फिर दूसरा देखिए W और M। ये 3 जो हैं वे मेरे 3 पैरामीटर हैं। आप पूछोगे क्या है? D4 डायग्राम, W4 राइटिंग, M4 मैटर। डीएवी कॉलेज में इतिहास में कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा। इतना तहलका हमने मचाया था कि अगर आपने 30 साल एमएससी में पढ़ाया है, प्लीज सिट ऑन द लास्ट रो टू अटेंड माय क्लास। उस समय एमएससी में ही मेरे अंदर इतनी आग लगी कि मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है। तो वो सरस्वती जो है एकदम बिलबिला रही थी, तो उसका जलवा जो है, क्यों? डायग्राम बहुत ज़बरदस्त बनाएंगे, राइटिंग लिख देंगे, और अगर 2 आप हमारे बराबर कर भी लेते हो ना, तो मैटर में हम आपको काट देंगे। इसलिए सरस्वती के बहुत बड़ी पूजा उपासक पूरा जीवन अर्पित है इन द होल वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड। ये चैलेंज है कि आप भी इस तरह सरस्वती की कृपा करिए, धारण करिए, अध्ययन करिए, आप भी हमारे जैसे बन सकते हो। यानी डायग्राम, राइटिंग एंड मैटर, D4 डायग्राम, W4 राइटिंग, M4 मैटर, ये तीनों बहुत जरूरी है। बायोलॉजी इन 3 के बगैर नहीं। न जाने कितने लोग रट के मार जाते हैं। सेल क्या है, मेम्ब्रेन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। नो, क्यों है भाई? नो कॉम्प्रोमाइज विद योर स्टडी। कभी भी समझौता नहीं करना अपने स्टडी के साथ। टेबल पर हमेशा, आपके घर में सबसे पवित्र जगह आपकी वो जगह है जहाँ पर आप बैठ के पढ़ते हो। डोंट ब्रिंग एनीथिंग इन योर माइंड एक्सेप्ट द स्टडी व्हाइल यू आर सिटिंग ऑन द टेबल। तब आपको एक ही जस्टिस करना है कि मुझे पढ़ना है, और जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। नो कॉम्प्रोमाइज विद योर बेसिक के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। माइटोकॉन्ड्रिया है तो है, क्लोरोप्लास्ट है तो है, ठीक, राइबोसोम है तो है। क्यों रटें? फिर जय जय बम बम, ये मैं बम बम क्यों करता हूँ? 85% इस्नोफीलिया मुझे हो गया था। आई वॉज ऑलमोस्ट टू डाई। आपने अपने लंग्स पावर को इतना तगड़ा किया, बम बम। ये क्यों? ड्यू टू एफिशिएंसी ऑफ लंग्स जस्ट टू हैव एयर इन माई माइंड टू सप्लाई ऑक्सीजन। तो वो आज मैं इसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। यानी माइक्रो बम से आपका जो एयर का वॉल्यूम जो है वो आपके ब्रेन को भी ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे करके आपको एक्टिवेट कर देता है। और थोड़ा लिखा हुआ बहुत समझना, ठीक है। और बाय बाय सेल बायोलॉजी। काफ़ी लंबा समय आपके साथ गुजारा है। अगर कोई भूलवश कोई त्रुटि हो गई हो तो हम क्षमा के प्रार्थी हैं, और ऐसे आप अध्ययन करते रहिए। सेल बायोलॉजी के साथ हम लेके आ रहे हैं फोटोसिंथेसिस की दुनिया, यानी प्लांट फिजियोलॉजी के 3 चैप्टर, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ एंड रेगुलेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच। रब्बा खैर।